कैसे हैं दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रश्नों की श्रृंखला। तो हमारी चली रही है कि हम पहले उसका डिस्कशन करते हैं और उसके बाद उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आज हम देखेंगे सभी सिविल परीक्षाओं के अंतर्गत जो विश्व का भूगोल है उसके अंतर्गत जो विषय है विश्व की मृदा, उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, उस पर नज़र डालेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो आपको कैसी लगती है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट काफ़ी जोरखम से लगा हुआ है, जोरों शोरों से लगा हुआ है, ताकि आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुँच सकें। तो आज का हमारा टॉपिक होगा विश्व की मृदा। बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, पहले दोस्तों मिट्टी कैसे बनती है प्रश्न आता है। इसका कलर चेंज कर लिया जाए दोस्तों। दोस्तों मिट्टी की उत्पत्ति जो है प्यारे दोस्तों, वो चट्टानों के अपक्षय से होती है। यह प्रक्रिया मुख्यतः 3 तरीके से होती है। कैसे कैसे? यांत्रिक अपक्षय, ये क्या होता है कि यह पृथ्वी की सतह के निकट होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया होती है और इसे भौतिक अपक्षय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्या है कि इसमें जो हवा है, पानी है, तापमान है, ये सभी भौतिक बलों के कारण चट्टानों का टूटना शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टानें छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाती है। ये यांत्रिक अपक्षय की कहानी है। चलिए आगे देखते हैं रासायनिक अपक्षय के बारे में। रासायनिक अपक्षय क्या है दोस्तों? कि रासायनिक अपक्षय रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चट्टानों को तोड़ता है। अगला पॉइंट क्या है कि इस प्रकार का जो अपक्षय होता है वो मिट्टी की रासायनिक संरचना को बदल सकता है और समय के साथ चट्टानों के परिवर्तन के लिए अभिन्न अंग होते हैं। बात समझ आ रही है? ये जो रासायनिक अपक्षय होते हैं इसमें जो रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चट्टानें टूटती हैं और इस प्रकार के अपक्षय से मिट्टी की जो रासायनिक संरचना क्या कर सकती है, बदल सकती है। अब देखते हैं जैविक अपक्षय के बारे में। तो यद्यपि अपक्षय अक्षय प्रक्रिया नहीं है, फिर भी जीवित जीव जंतुओं को कमजोर करने और विघटित करने में भूमिका निभाते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि उदाहरण के लिए देखा जाए तो पेड़ की जड़ें चट्टानों की दरारों में फैल सकती हैं, उन्हें फैला सकती हैं और यांत्रिक दरारें पैदा कर सकती हैं। अगला क्या है कि सूक्ष्म जीव ऐसे रसायन भी स्रावित करते हैं जो चट्टानों के अपक्षय के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा देते हैं, जिससे चट्टानों के टूटने में योगदान मिलता है। ठीक है, ये जैविक अपक्षय के बारे में कहानी है दोस्तों। बस समझ में आ रही? चलिए आगे देखते हैं। आगे कहानी है मिट्टी की संरचना। तो मृदा संरचना मृदा क्षितिज की एक परिभाषित विशेषता है जो मृदा इकाइयों की समग्र व्यवस्था को प्रभावित करती है, जिसे मृदा समुच्चय भी कहा जाता है। अगला क्या है कि यह संरचना जलवायु और मृदा निर्माण प्रक्रिया जैसे कारकों के कारण विभिन्न क्षितिजों में भिन्न होती है। यानी कि जो संरचना होती है वो जलवायु और मृदा निर्माण प्रक्रिया जैसे कारकों के कारण क्या करती है, क्षितिज में अलग अलग होती है। अगला है सतह एक क्षितिज पर आपको अक्सर दानेदार और टुकड़ेदार संरचना मिलती है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अवमृदा में बीज क्षितिज उपकोणी ब्लाकी स्तना स्तंभाकार या प्रिज्मीय संरचनाएं अधिक सामान्य है। अगला क्या है प्लेटी संरचना सतह पर या उपमृदा में दिखाई दे सकती हैं, जबकि एकल कण और संरचनाहीन संरचनाएं आमतौर पर सी क्षैतिज से जुड़ी होती हैं। देखिए क्षैतिज भी कई टाइप का होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते। अगला पॉइंट कह रहा है कि मिट्टी की संरचना का मतलब है दिखाई देने वाले ढेले और सतह। यह मिट्टी की बनावट से अलग है जो मिट्टी के कणों के महसूस होने के तरीके से निर्धारित होती है। मिट्टी के कणों की विभिन्न आकृतियों में व्यवस्था मिट्टी की संरचना को परिभाषित करती है। अगला क्या कह रहा है कि मृदा की सामग्री के ठोस प्रैक्टिस के भीतर छिद्रों और दरारों की भौतिक व्यवस्था मृदा संरचना निर्धारित करती है। यानी मृदा की जो सामग्री है उसके जो ठोस प्रैक्टिस के भीतर उसमें क्या होता है, छिद्र और दरारों की भौतिक व्यवस्था जो होती है वो मृदा संरचना को निर्धारित करती है। अगला है जब ठोस पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो छिद्र और दरारें बन जाती हैं। अगला क्या है, यह संरचना मृदा के अवशेष गुणों जैसे जल धारण, जड़ प्रवेश, गैस विनिमय और पोषक तत्व
संचयन को भी प्रभावित करती है। अगला है मिट्टी का लगभग आधा हिस्सा ठोस पदार्थ से बना होता है, जबकि बाकी हिस्सा छिद्र स्थानों से बना होता है। ये स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे जल भंडारण, जीवों के लिए आश्रय और कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों के संचय के लिए स्थान के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्या है, समुच्चय के भीतर छोटे छिद्र भंडारण और सुरक्षा करते हैं, जबकि समुच्चय के बीच जो बड़े छिद्र होते हैं वो तरल पदार्थों, गैसों, जड़ों और जीवों के लिए गति को सुगम बनाते हैं। अगला क्या है कि खराब मृदा संरचना के कारण मृदा छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे मृदा में जल का प्रवाह बाधित हो जाता है, यानी कि जल का प्रवाह रुक जाता है, जिससे जल निकासी संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आगे चलते हैं। अगला है प्यारे दोस्तों कि संपीड़न विशेष रूप से फेरोसोल जैसी भारी बनावट वाली मिट्टी में वायु सॉरी वायु संचार को कम कर सकते हैं तथा गीली परिस्थितियों में जड़ों के निकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। आगे क्या कह रहा है, इसके अतिरिक्त सिंचाई के तहत तेजी से भिगोने से समुच्चयों का विघटन हो सकता है और चिकनी मिट्टी का फैलाव हो सकता है, जिससे मृदा संरचना को नुकसान पहुंच सकते हैं। मिट्टी विभिन्न घटकों का एक जटिल मिश्रण होता है जो सामूहिक रूप से इसकी संरचना बनाते हैं। मिट्टी में घटक और उनका प्रतिशत इस प्रकार है। आइए देखते हैं कार्बनिक पदार्थ में कितना प्रतिशत है। तो यह मिट्टी का लगभग 5% हिस्सा कार्बनिक पदार्थ का होता है। कार्बनिक पदार्थ विघटित पदार्थों और जानवरों के पदार्थों से प्राप्त होता है। अपघटन के चरण के आधार पर इसे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: पूरी तरह से विघटित, आंशिक रूप से विघटित और अपघटित कार्बनिक पदार्थ। इसके बाद खनिज की बात करें तो मिट्टी का लगभग 45% हिस्सा खनिज होता है, जो विभिन्न तत्वों की परमाणु संरचना में बने मिट्टी के ठोस घटक होते हैं, जैसे फेल्डस्पार और ओलिवाइन प्राथमिक खनिज हैं जो आमतौर पर मिट्टी में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं गैसीय घटक। गैसीय घटक की बात करें दोस्तों तो मिट्टी में गैसीय घटक मिट्टी के आयतन का लगभग 20 से 30% हिस्सा घेरते हैं। ये गैसें मिट्टी के हवा से भरे छिद्रों को भरती है। वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन छिद्रों में मौजूद होते हैं। हालांकि मिट्टी में सूक्ष्म जीव गतिविधि के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। पानी की बात करते हैं तो मिट्टी में लगभग 20 से 30% हिस्सा पानी का भी होता है, जो मिट्टी में खनिजों और पोषक तत्वों को घोलने के लिए जरूरी होती है। यह एक परिवहन माध्यम के रूप में कार्य करता है। पौधों के विभिन्न भागों में आवश्यक पोषक तत्वों को ले जाता है, जिससे उनकी वृद्धि और विकास में सहायता मिलती है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों मिट्टी का महत्व। मिट्टी का बहुत महत्व है और यह पर्यावरण, जीवों, मानवीय गतिविधियों में विभिन्न तरीकों से योगदान देती है। मिट्टी के महत्व को उजागर करने वाले मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है पौधों में वृद्धि। उपजाऊ मिट्टी स्वस्थ पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देती है। फसलों की खेती का समर्थन करती है, जो भोजन, वस्त्र, फर्नीचर के लिए लकड़ी, दवाओं के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में काम करती है। आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव सहायता। मिट्टी में बैक्टीरिया, कवक और शैवाल सहित कई तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये जीव नमी के स्तर को बनाए रखने और कार्बनिक पदार्थ को विघटित करके पर्यावरण संतुलन में योगदान करते हैं। आवास समर्थन की बात करें तो ऊपरी मिट्टी विभिन्न जीवों को प्रजनन घोंसले बनाने में और प्रजनन सहित महत्वपूर्ण जीव गतिविधियों को करने के लिए एक वातावरण प्रदान करती है। अगला है उर्वरता वृद्धि। मिट्टी के भीतर मौजूद कार्बनिक पदार्थ इसकी उर्वरता को बढ़ा देते हैं और पौधों की वृद्धि और कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक खनिज और तत्व प्रदान करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब मिट्टी के निर्माण सामग्री की बात करते हैं। मिट्टी बजरी, चिकनी मिट्टी और रेत जैसी सामग्रियों का स्रोत है। इसका उपयोग घरों, सड़कों, इमारतों के निर्माण में किया जाता है। यह कप, बर्तन, टाइल जैसी वस्तुओं को बनाने में भी भूमिका निभाती है। आगे देखते हैं संसाधन निष्कर्षण का। कैल्शियम और आयरन जैसी मूल्यवान खनिज औषधियाँ, साथ ही सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त पेट्रोलियम जैसी पदार्थ मिट्टी के भंडार से निकाले जाते हैं। अगला है जल विनियमन। जल विनियमन क्या होता है? तो मिट्टी में वर्षा जल को अवशोषित करने की क्षमता होती है। यह अवशोषित पानी बाद में वाष्पीकरण के माध्यम से बाहर निकलता है, जो धूप के दिनों में वातावरण को ठंडा करने में योगदान देता है, जिससे संतुलित वातावरण बनाए रखने में मदद मिलती है। अब देखते हैं विश्व की जो मृदा है उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है।
दोस्तों विश्व की मृदा का वर्गीकरण। पहला आता है कटिबंध मिट्टियाँ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कटिबंध मिट्टियाँ वे मिट्टी होती है जो वनस्पति और जलवायु के दीर्घकालीन प्रभाव से निर्मित होती है। विश्व में इन मिट्टियों का वितरण वनस्पति जलवायु के रूप में पाया जाता है। अगला है, इसी के अंदर आता है दोस्तों फेडल्फर मिट्टी क्या होती है। तो फेडल्फर मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहांश की मात्रा अधिक, यानी लोहे की मात्रा अधिक होती है। फेडल्फर मिट्टी का लेटराइजेशन के दौरान इसमें खनिज और जैव पदार्थों का अपक्षालन और अपनयन मिट्टी की ए परत के नीचे होता है, यानी कि मिट्टी की परतों पहली परत में होता है। दूसरा क्या है कि फेडाल्फर मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा एक समान नहीं होती, लेकिन इन पदार्थों को अधिकता होती है। आगे चलते हैं। फेडाल्फर मिट्टी की बात करें दोस्तों तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है वनस्पति प्रदेशी फेडाल्फर मिट्टी, और इसके अंतर्गत पहला आता है पाटजोल मिट्टी। आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस मिट्टी का निर्माण पाटजोली क्रिया के द्वारा होता है। इसमें जैव पदार्थ और कैल्शियम का अभाव होता है। मिट्टी की जो ए परत होती है उसकी गहराई में 1 फीट से कम होती है। बी परत की गहराई की बात करें तो अधिक होती है या एक अनुर्वर मिट्टी होती है। पाटजोल मिट्टी की बात करें तो यह कनाडा, अलास्का और पूर्वी सोवियत रूस के अधिकतर भागों में मिलता है। आगे देखते हैं पाटजोलिक मिट्टी क्या होती है। तो पाटजोल मिट्टी के दक्षिण में, पाटजोल जो मिट्टी होती है वो दक्षिण में पाई जाती है। इस मिट्टी में जीवाणु प्रक्रिया अधिक होती है। पाटजोलिक मिट्टी में वन क्षेत्रों में होने से पेड़ की पत्तियां नीचे गिरने से जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। पाटजोलिक मिट्टी में पाटजोल मिट्टी की तुलना में ए और बी परतों की गहराई बहुत अधिक होती है। अब लेटेराइट मिट्टी क्या होती है। तो लेटेराइट मिट्टी विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है। यह लेटराइजेशन की क्रिया द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। लेटेराइट मिट्टी में खनिज पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि इसमें जैव पदार्थों का अपक्षयन और अपनयन हो जाता है। अगला आता है घास प्रदेशी फेडाल्फर मिट्टी। इसकी बात करें तो घास प्रदेशी फेडाल्फर मिट्टी दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिण ब्राज़ील, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और दक्षिण जापान प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी की बात करें तो ये मिट्टी लेटराइजेशन तथा पाटजोलिक प्रक्रिया विभिन्न अनुपात में काम करती है। आइए देखते हैं आगे मिट्टी के आगे है पेरी मिट्टी। तो दोस्तों पेरी मिट्टी में जैव पदार्थ जो होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा उर्वर होती है। पेरी मिट्टी उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण सोवियत रूस आदि में अधिक मिलती है। इसके अतिरिक्त अर्जेंटीना में भी ये मिट्टी पाई जाती है। पेडोलकल मिट्टी क्या होती है। तो पेडोकल मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है। पेडोकल मिट्टी में विभिन्न कोशिकीय क्रिया द्वारा मिट्टी की निचली परतों को चूना ऊपर आ जाता है, यानी पेडोलिक मिट्टी जो होती है उसकी जो कोशिकीय क्रिया के द्वारा मिट्टी की निचली परत क्या होती है, जो उसमें चूना होता है वो ऊपर आ जाता है। अगला है पेडोकल मिट्टी में 3 प्रकार की मिट्टियाँ विभिन्न क्षेत्रों में मिलती हैं। आगे चलते हैं। चार नोजम मिट्टी क्या होती है। तो दोस्तों इसकी विशेषता क्या है कि इस प्रकार की मिट्टी में जैव पदार्थ तथा नाइट्रोजन की अधिकता होती है। ये मिट्टी ज़्यादातर घास वाले क्षेत्रों में मिलती है। ए स्तर की मिट्टी की बात करें तो लगभग 1.5 फीट तक होती है, जिसमें जैव पदार्थ तथा चीका मिट्टी की प्रधानता होती है। अगला महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या है कि पी परत की गहराई लगभग 2 से 3 फीट तक होती है। चार नोजम मिट्टी का रंग कालामा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेरी के पश्चिम में लगभग 300 किलोमीटर की चौड़ी पेटी में चार नोजम मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं भूरी स्टेप्स मिट्टी क्या होती है। तो इसमें जैव पदार्थ कम मात्रा में पाई जाते हैं। चूने की परत ऊपरी मिलती है, यानी कि चूने की परत इसके ऊपर मिलती है। ये मिट्टी चार नोजम और मृदुल मिट्टी के बीच का भाग मिलता है। इसमें ए और बी परत की गहराई सीमित रहती है। अब देखते हैं दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी क्या होती है। तो मिट्टी की गहराई बहुत कम होती है। जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है उसमें गहराई बहुत कम होती है, क्योंकि यह मिट्टी बहुत ही शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। अगला है शुष्क होने के कारण इनमें जैव पदार्थों का अभाव होता है। टुंड्रा मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी बहुत ही कम विकसित होती है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक शीत पड़ती है। मिट्टी की बात करें तो ये एक अनुर्वर मिट्टी होती है, यानी कि अनुपजाऊ मिट्टी होती है। उससे बात करें तो इसमें जैव पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। बात समझ आ रही है। आगे चलते हैं। अंतःकटिबंधीय मिट्टियों के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों अंतःकटिबंधीय मिट्टियाँ वे मिट्टी होती है जिनका निर्माण मूल चट्टान, धरातल, ढाल, जल प्रवाह आदि की भूमिका अधिक होती है।
यानी कि इन मिट्टियों की जो विशेषता है जिनका निर्माण क्या होता है, मूल चट्टानों से। धरातल, ढाल, जल प्रवाह, ये सब भूमिका अधिक होती है इसमें। और इन मिट्टी के निर्माण में जलवायु की भूमिका कम होती है। ये मिट्टी कटिबंधीय मिट्टियों के बीच बीच में बिखरे रहते हैं, इसलिए इन्हें अंतःकटिबंधीय मिट्टी कहते हैं। तो क्या है कि प्रमुख अंतःकटिबंधीय मिट्टियाँ काली मिट्टी, पीट मिट्टी, दलदली मिट्टी, मग मिट्टी आदि आती हैं। और अगर इस मिट्टी की बात करें तो ये उपजाऊ और अनउपजाऊ दोनों प्रकार की होती है। आगे चलते हैं। आगे है प्यारे दोस्तों, अपार्श्विक मिट्टी क्या होती है। तो यह एक अविकसित मिट्टी होती है, पहली विशेषता है। कि दूसरी विशेषता है कि इस प्रकार की मिट्टी में स्तरों का ठीक तरह से विकास नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि इसमें जैव पदार्थ तथा खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। जो अपार्श्विक मिट्टी होती है उसमें जैव पदार्थ और खनिज दोनों पाए जाते हैं। क्या है, जलोढ़ मिट्टी, लोएस मिट्टी, लिथोसाल मिट्टी आदि प्रमुख अपार्श्विक मिट्टियाँ होती हैं। अगला है कि इस प्रकार की मिट्टियाँ नदियों के किनारे पाई जाती है। जो नदियों के किनारे मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को क्या कहा जाता है, अपार्श्विक मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे है, जो ज़्यादा बाढ़ आदि के आने से बनती है। यानी जो अपार्श्विक मिट्टी होती है ये क्या करती है, जब बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं तो इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये था आज का शानदार प्रश्न सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। इस वजह से मैंने छोटी वीडियो आज बनाई। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और अगर आप नए नए प्रश्नों को देखना चाहते हैं या और एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो पहले से चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, उससे आपको ये पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट से आ रहा है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ आ रही दोस्तों। तो इसी उम्मीद से आगे फिर मिलेंगे आगे के टॉपिक पर, आगे के प्रश्नों की श्रृंखला पर जो कि लगातार चल रहा है। दोस्तों बने रहिए इस चैनल से क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिकों और उन एमसीक्यू क्वेश्चन को आपके बीच में लेकर आता है जिससे आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होगी। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।